तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे औसत चाल के ऊपर। औसत चाल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक कार समान विस्थापन तय करती है। एक कार समान समान विस्थापन तय करती है। पहले विस्थापन में वेग पहले विस्थापन में वेग पहले विस्थापन में आपको वेग दे रखा है 30 मीटर प्रति सेकंड तथा दूसरे विस्थापन में समान समय माइक ऑफ है मेरा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक कार समान विस्थापन तय करती है। पहले विस्थापन में वेग आपका दे रखा है 30 मीटर प्रति सेकंड तथा दूसरे विस्थापन में समान समय के लिए वेग दे रखा है आपको के लिए वेग 75 मीटर प्रति सेकंड तथा 45 मीटर प्रति सेकंड है। औसत वेग ज्ञात करो। निकालना क्या है आपको? औसत वेग निकालना है। देखो आपको क्या किया है, जो पूरी दूरी है ना, कुल दूरी, उसको दो भागों में बांट दिया है। कार समान विस्थापन तय करती है। पहले विस्थापन जो पहला विस्थापन करेगी उसमें उसका वेग कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड तथा दूसरे विस्थापन को आप दो भागों में बांटोगे जिसमें आपका समय समान रहेगा और उस समय उसके दो दो अलग अलग वेग हो जाएंगे। तो आपको औसत वेग निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। इस पूरे कुल विस्थापन को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसे समान दो भागों में बांट देते हैं। यहाँ का है समान विस्थापन का है, तो समान विस्थापन का है तो समान दो भागों में बांटा है। अर्थात ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है। दोनों ही दूरी क्या है, डी से प्रदर्शित की है मैंने। अर्थात ये दोनों दूरियां क्या है, समान है। पहले विस्थापन के लिए वेग आपको कितना दे रखा है, 30 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। पहले विस्थापन के लिए आपका वेग कितना है, 30 मीटर प्रति सेकंड। और जो दूसरा विस्थापन है उसमें समान समय के लिए वेग दे रखे हैं। देखिए दूसरे विस्थापन को भी आपने दो भागों में बांटा है, दो अलग अलग वेग दे रखे, मतलब दो भागों में बांट दिया। समान समय, और जो दोनों भाग हैं इन दोनों भागों का समय क्या है, समान। तो मैं दोनों भागों का समय क्या कर देता हूँ, टी कर देता हूँ, समान समय है, ठीक है। और प्रत्येक देखिए पहले भाग का वेग कितना दे रखा है आपको, 75 मीटर प्रति सेकंड और दूसरे भाग का वेग दे रखा है 45 मीटर प्रति सेकंड। दो आपको वेग दे रखे हैं और आपको कह रहा है औसत वेग ज्ञात करो। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीछे से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करेंगे आप, पीछे से। लास्ट आपने क्या लगाया था, ये लगाया था, है ना। दूसरा जो विस्थापन था उसमें समान समय दे रखा है आपको और वेग दे रखे हैं, ठीक है। उसके लिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इस भाग को सॉल्व कर रहे हैं, इसको भूल जाओ, सिर्फ इसी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि यदि क्वेश्चन में समय समान दे रखा हो तो आपको जो औसत वेग का फॉर्मूला लगाना है वो समांतर समांतर वेग के लिए लगाना पड़ेगा आपको। अगर समय समान है तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या लगेगा, समांतर माध्य, समांतर औसत कह सकते हैं हम, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा समांतर माध्य वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। समय समान हो तो समांतर माध्य वाला फॉर्मूला, और दूरी समान हो तो आपके कौन सा लगेगा, हरात्मक माध्य वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। दो फॉर्मूला मैंने आपको कल बताए थे, समांतर माध्य वाला और हरात्मक माध्य वाला।
यहाँ पर समय समान है तो समांतर माध्य वाला फॉर्मूला लगेगा। समय समान है, अतः औसत वेग क्या होगा, v एवरेज औसत वेग किसके बराबर होगा, समांतर माध्य वाला। समांतर माध्य में क्या करते हैं, जो भी वेग है v1 प्लस v2 बट्टा वेगों की संख्या, वेगों का योग बट्टा वेगों की संख्या। यहाँ पर कितना है, v1 और v2 दो वेग है बट्टा दो वेग का योग बट्टा वेग की संख्या। सॉल्व करेंगे इसको। v1 का मान कितना है 75 प्लस v2 का मान कितना है 45 अपॉन 2। 75 प्लस 45 कितना होता है 120 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 60। तो v एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास में 60 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात इस पूरे, ये जो पूरा हिस्सा है कह सकते हैं हमें दूसरा विस्थापन है, इसका वेग का मान कितना आ जाएगा 60 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब अपन बात करेंगे इस पूरे परिपथ की बात करेंगे, सॉरी इस पूरे विस्थापन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला विस्थापन दूसरा विस्थापन दोनों मिलाएंगे, उसकी बात करें, इस पूरे विस्थापन के लिए बात करेंगे। हमारा डायग्राम अब कैसा बन जाएगा, अब हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। दो तरह से बांटा क्या था, दूरियां यहाँ पर क्या है समान दूरियां है, दूरियां, ठीक है। इसका मान कितना था 30 मीटर प्रति सेकंड और इसका भी हमने निकाला है कितना आया है 60 मीटर प्रति सेकंड आया है। अब अगर आपकी दूरी समान दे रखी हो तो आपके हरात्मक माध्य वाला सूत्र लगेगा। दूरी समान होगी तो हरात्मक माध्य वाला सूत्र लगेगा। हरात्मक माध्य वाला सूत्र क्या होता है, v एवरेज बराबर होता है, हरात्मक माध्य में क्या करते हैं बट्टा करके ऊपर तो लिखते हैं कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर देखो कितनी संख्या है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं, और बट्टे में कैसे लिखते हैं, चलिए पहली संख्या है तो उसको बट्टे के अंदर लिखेंगे, ठीक है। v1 प्लस 1 अपॉन v2, ये आपका सूत्र होता है हरात्मक माध्य वाला। यहाँ पर अगर तीन संख्या होती तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 और ऊपर क्या आ जाता 3 आ जाता। चार संख्या होती तो उसके लिए 4 के हिसाब से आता। सॉल्व करो इसको, दो यू का रह जाएगा, नीचे देखिए 1 अपॉन v1 का मान कितना है 30, तो 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन v2 का मान कितना है 60, 1 अपॉन 60। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, दो तो यूं का यूं रख दिया मैंने उसको ऊपर, नीचे वाली जो संख्या है यहाँ पर क्या करता हूँ 1/30 और 1/60 में से 10 कॉमन ले लेता हूँ। 1/10 मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/10 कॉमन ले लिया तो इधर कितना रह जाएगा पीछे 1/3 रह जाएगा, प्लस 1/6 रह जाएगा, ठीक है। अब ये 1/10 है, इसे ऊपर ले जाऊंगा तो 2 के गुणा में आ जाएगा 10, बट्टे में 1/3 प्लस 1/6। सॉल्व करो, 2 का गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, बट्टे में यहाँ पर दशमलव लेंगे तो क्या होगा, दशमलव ले लिया रहते 18 आ जाएगा। अच्छा वापस भाग दिया कितनी बार 6 बार प्लस 3 बार, तो कितना आ जाएगा 20 गुणा 18/6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 20 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो वस्तु का जो औसत वेग होगा, कार है उस कार का औसत वेग क्या होगा 40 मीटर प्रति सेकेंड, उसका औसत वेग होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वेग। वेग क्या है, विस्थापन का समय के साथ, समय के सापेक्ष कह सकते हो या समय के साथ कह सकते हो, सापेक्ष परिवर्तन, विस्थापन का समय के सापेक्ष परिवर्तन वेग कहलाता है। इसका सूत्र क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। वेग किसके बराबर होता है, विस्थापन बट्टे समय के बराबर होता है। मात्रक की बात करते हैं, इसका मात्रक क्या होगा,
इसका एम के एस के अंदर मात्रक क्या होता है? विस्थापन। देखिए विस्थापन मतलब क्या हो गया? लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? स्मॉल एम। मीटर के अंदर बताएंगे हम लंबाई को, तो विस्थापन को भी किसमें बताते हैं? मीटर के अंदर बताते हैं। समय की बात करते हैं, समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। इसकी विमा की बात करते हैं, विमा क्या होगी? पता है आपको वेग की विमा क्या होती है? एम एल टी कर दो। एम तो क्या है? द्रव्यमान को बता रहा है, द्रव्यमान तो क्या है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जीरो कर दिया। एल क्या है? लंबाई को बता रहा है, लंबाई किसमें? मीटर में है, मीटर की घात कितनी है? एक। तो यहाँ पर इसकी एल की घात कितनी आ जाएगी? एक आ जाएगी। एस क्या है? समय को प्रदर्शित कर रहा है, समय को प्रदर्शित कर रहा है, इसकी घात कितनी? एक, लेकिन ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का एक हो जाएगी, तो यहाँ पर टी की घात कितनी आ जाएगी? माइनस का एक। इस तरह से विस्थापन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेटा, वेग सदिश राशि होती है, वेग सदिश राशि है क्योंकि विस्थापन क्या है? विस्थापन सदिश राशि है। चाल अदिश राशि है क्योंकि दूरी क्या है? दूरी अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि होने के कारण चाल अदिश होती है। वेग में विस्थापन सदिश राशि होने के कारण वेग क्या होता है? सदिश राशि होता है। आई बात समझ में? वेग की बात करें तो वेग भी चार प्रकार का होता है। वेग चार प्रकार के होते हैं। वेग भी चार प्रकार के हैं, कौन कौन से? पहला है, जिस तरह से चाल की बात की थी, ताक्षणिक चाल, औसत चाल, समान चाल और असमान चाल, उसी प्रकार से वेग भी चार प्रकार के: ताक्षणिक वेग, औसत वेग, समान वेग और असमान वेग। ताक्षणिक वेग, दूसरा है औसत वेग, तीसरा समान वेग और चौथा है असमान वेग। वेग भी चार प्रकार के: ताक्षणिक वेग, औसत वेग, समान वेग और असमान वेग। सबसे पहले अपन बात करते हैं ताक्षणिक वेग की। ताक्षणिक वेग क्या होता है? ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक का मतलब क्या होता है? बताए, रैंडम, अचानक से, सडनली कह सकते हो। ठीक है, तो मतलब अगर अगर कोई वस्तु गतिशील है, गतिमान है, तो उसके किसी एक निश्चित समय पर उस वस्तु का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। उसी तरह से चाल की भी यही परिभाषा थी, ताक्षणिक चाल की भी यही परिभाषा थी कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो एक निश्चित समय पर उस वस्तु की चाल ताक्षणिक चाल कहलाती थी। ठीक है, ताक्षणिक वेग क्या होता है? किसी विशेष समय पर कण का वेग ताक्षणिक वेग कहलाएगा। किसी विशेष समय पर कण, वस्तु कुछ भी मान सकते हो आप, है ना, कण का वेग क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग कहलाता है। ये होगी ताक्षणिक वेग की परिभाषा। ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है। देखिए, ताक्षणिक चाल का फॉर्मूला क्या था? v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ वहां पर डेल्टा एस दूरी को प्रदर्शित कर रहा था, यहाँ पर डेल्टा एस विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और फॉर्मूला ये का ही रहेगा। इसमें एक छोटा सा अंतर है, हम जानते हैं कि चाल क्या होती है? चाल एक अदिश राशि होती है, जबकि वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि को किस प्रकार से लिखा जाता है? सदिश राशि के ऊपर तीर लगाया जाता है, जिससे पता चलता है कि सदिश राशियों की क्या होती है? दिशा होती है। आई बात समझ में? इसलिए यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? वेग के ऊपर तीर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो विस्थापन, यहाँ पर ये डेल्टा एस विस्थापन को प्रदर्शित कर रहा है, तो विस्थापन के ऊपर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? तीर लगाना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि ये क्या है? सदिश राशि है। और उधर चाल की बात करते थे तो वो क्या थी? अदिश राशि थी। ठीक है,
उसको अदिश राशि के रूप में लिखा जाता था। और डेल्टा टी क्योंकि एक निश्चित समय की बात करते हैं, उस निश्चित समय का मान तो क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा टी, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ds अपॉन dt भी लिखा जा सकता है। इसके ऊपर तीर लगा दो, ds अपॉन dt, और इसके ऊपर तीर लगा दीजिए। ठीक है, चलो अब यहां तक हमने तात्क्षणिक वेग के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि देखिए ये जो सूत्र है ये आपको क्या बता रहा है कि विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो तात्क्षणिक वेग प्राप्त होता है। अगर आप विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करते हो तो क्या प्राप्त होगा, आपको तात्क्षणिक वेग प्राप्त होगा। विस्थापन का, ये देखिए विस्थापन है, इसका समय के सापेक्ष आपने अवकलन किया है तो क्या प्राप्त हुआ है, आपको तात्क्षणिक वेग प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। टाइम क्या हुआ है वैसे, टाइम हो गया है क्या? ये क्वेश्चन तो नहीं, वैसे मैं एक क्वेश्चन डाल दूं, तुम कर दोगे? जैसे अपन ने तात्क्षणिक चाल ज्ञात की थी वैसे ही आपको तात्क्षणिक वेग भी ज्ञात करना है। ठीक है, उसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन है, ये करवा ही देते हैं क्वेश्चन। किसी कण का विस्थापन समय पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। समय पर निम्न प्रकार निर्भर, ये क्वेश्चन करवा ही देते हैं, निर्भर करता है। किसी कण का विस्थापन है, समय पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। आपको विस्थापन दे रखा है, एस बराबर दे रखा है, एस जिसके ऊपर तीर लगा हुआ होगा। और आपको मैंने बताया है कि अगर आपको दिशा दे रखी है, कोई सदिश राशि है, तो सदिश राशि को आई कैप, जे कैप, के कैप के रूप में लिखा जाता है। जबकि अदिश राशि को तो आप नॉर्मली लिख सकते हो, है ना, उसको आई कैप, जे कैप, के कैप लगाने की जरूरत नहीं है। सदिश राशियों के लिए आपको एकांक सदिशों की आवश्यकता होती है, एकांक सदिश लगाने पड़ेंगे, है ना। चलिए, तो यहां पर आपको कोई दे रखी है 3t² प्लस का 2t आई कैप माइनस 3t प्लस 4 जे कैप और प्लस का 5 के कैप। इस तरह की आपको विस्थापन दे रखा है 3t² प्लस 2t आई कैप माइनस 3t प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये आपको विस्थापन दे रखा है। और पूछ रहा है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, t बराबर 1 सेकेंड पर वेग ज्ञात करो। t बराबर 1 सेकेंड पर वस्तु का वेग क्या होगा, t बराबर 1 सेकेंड पर वस्तु का आपको वेग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए आपको विस्थापन दे रखा है, हमारे पास में सूत्र क्या है, तात्क्षणिक वेग का सूत्र क्या है, ds अपॉन dt। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे उस सूत्र को, ds अपॉन dt, s के ऊपर वेक्टर और ये बराबर किसके है, तात्क्षणिक वेग के। ठीक है, तात्क्षणिक वेग के बराबर हो जाएगा। तो v वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ds वेक्टर अपॉन dt। अच्छा, यहाँ पर d अपॉन dt यू कहीं रह जाएगा और s का मान अंदर लिख लेते हैं। अब देखिए s है, s को मैं क्या करता हूँ, पूरा इस तरह से कोष्टक के रूप में नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको पूरा सॉल्व ही कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 3t² है, इसका गुणा मैं आई कैप से करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3t² आई कैप हो जाएगा, प्लस का प्लस 2t का गुणा आई कैप से करेंगे तो क्या होगा, 2t आई कैप हो जाएगा, माइनस का माइनस 3t का गुणा जे कैप से करेंगे तो क्या होगा, 3t जे कैप। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 4 का गुणा जे कैप से करेंगे तो क्या होगा, 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, प्लस 5 के कैप, और यहाँ पर कोष्टक बंद। अब आपको करना है अवकलन। आपको पता है अवकलन का सूत्र क्या होता है, x की घात n का, मैंने पिछली क्लासेस में बताया आपको, x की घात n का जब आप अवकलन करते हो तो क्या आता है, n x की घात n माइनस 1, ये आपका सूत्र होता है। जब अवकलन कर रहे हैं आप x के सापेक्ष, x की घात n का अवकलन करते हो तो क्या आता है, n x की घात n माइनस 1। तो ये का ये सूत्र यहाँ पर भी अप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 अपॉन dt, यहाँ पर d t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पर अपन ने x के सापेक्ष अवकलन किया था, किसी वस्तु के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 3 तो क्या है, नियत राशि है, तो नियत राशि क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो 3 आ गया बाहर हमारे पास में।
फिर पीछे क्या रहा, टी का स्क्वायर का अगर आप अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t। टी के स्क्वायर का अवकलन करोगे तो क्या होगा, इसकी जो घात है वो आ जाएगी आगे, और टी की पावर कितनी है, 2, 2 में से 1 घट जाएगा, तो 2 में से 1 गया, पीछे कितना रहेगा 1, तो टी की पावर 1 आ गई, तो कितना आ गया 3 गुणा 2t। ठीक है, फिर पीछे क्या आई कैप है, तो आई कैप यू का रह जाएगा, प्लस का प्लस, यहाँ पर 2t है, इसका अगर करोगे तो क्या होगा, देखिए टी की पावर कितनी है 1, 1 आगे आ जाएगी, और टी के पावर में से 1 में से -1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 गया, पीछे कितना रहेगा 0, तो 0 रहेगा। अगर किसी राशि की घात अगर 0 हो जाती है तो उसका मान 1 के बराबर हो जाता है, ये आप जानते हो। तो यहाँ पर पूरा टी का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा हमारे पास में 2 आई कैप माइनस का माइनस। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 3 टी की पावर 1 है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, इसका अवकलन करोगे इसी की तरह, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और पीछे क्या है जे कैप, तो जे कैप यूं का यूं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टी की घात टी का मान दे ही नहीं रखा है, अर्थात ये क्या होगी, नियत राशि होगी, और नियत राशि का अवकलन मैंने आपको बताया था कि जब भी आप नियत राशि का अवकलन करते हो, इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है, नियत राशि का जब आप अवकलन करते हो तो वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर नियत राशि इसका अवकलन करोगे तो ये पूरी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कोई टी की फॉर्म नहीं दे रखी, तो ये भी एक नियत राशि हो जाएगी, इसका अवकलन भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों राशियां किसकी हो जाएगी बराबर, 0 के बराबर हो जाएगी। तो इनको लिखने की लिख सकते हो साथ में, -0 और +0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, v वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, v वेक्टर बराबर 3 का गुणा 2 से करेंगे कितना जाएगा, 6t आई कैप प्लस का प्लस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, और पीछे 0 0 है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भी आई कैप में है, ये भी आई कैप में, ये आपके पास में क्या कह सकते हैं हम, ताक्षणिक वेग आया है। अब देखो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है t बराबर 1 सेकेंड दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, t बराबर कितना है 1 सेकेंड है, तो t का मान 1 सेकेंड यहाँ पर समीकरण के अंदर रख देते हैं, तो t की जगह हम क्या लिख लेंगे 1 सेकेंड लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा 6 कोष्टक में क्या आएगा 1 और आई कैप प्लस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, इस तरह से हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, 6 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा, आई कैप प्लस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, सॉल्व करो, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 आई कैप माइनस 3 जे कैप, ये आ गया v वेक्टर के बराबर। ये आ गई आपकी तात्क्षणिक वेग, वस्तु का तात्क्षणिक वेग आपके पास में आ गया है। ये भी आपका वस्तु का विस्थापन ये दे रखा है, और t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वस्तु का वेग पूछा है, तो तात्क्षणिक वेग का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये यहां तक आपका आंसर है, पर अगर आप चाहो तो वेग का परिमाण भी निकाल सकते हो। वेग का परिमाण कैसे निकालेंगे, वेग का परिमाण, ठीक है, ये परिणाम नहीं है परिमाण है, इसमें अंतर है। ठीक है, परिमाण, परिमाण किस प्रकार से निकलेगा, इसको लिखा जाता है अंडर रूट के अंदर। अब आपके यहाँ पर जितने भी आई कैप दे रखा है, जी कैप दे रखा है, के कैप दे रखा है, ठीक है, जितने भी पद दे रखे हैं ना, तीनों जो एकांक सदिश है, उन एकांक सदिश को के जो गुणनफल में जो राशि दे रखी है, उस राशि का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एकांक सदिश आई कैप दे रखा है, इसके गुणनफल में राशि कितनी है 8, तो 8 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस का प्लस, एकांक सदिश जे कैप, इसके गुणनफल में राशि कितनी है -3 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा -3 का स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट के अंदर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस माइनस 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 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 64 और 9 कितना होगा 73 अंडर रूट के अंदर। तो हमारे पास में जो अगर आपको कभी पूछ ले कि वेग का परिमाण निकालिए, तो वेग का परिमाण कितना आएगा 73 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये भी आंसर है। इस तरह के आपको क्वेश्चंस को करना है। ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और डालूंगा आपको,